कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए हम लोग जीओसी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। जीओसी के सीरीज में ये लेक्चर नंबर 3 है। इसका मतलब ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो आप लोग जाइए उसको देख लीजिए। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हैवी डाइजेशन, जिसमें मैंने कल के सेशन में आपको बताया था हैवी डाइजेशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड के बेस पे हैवी डाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखा था। और ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर में नीट और जेईई में आ चुके थे उनको भी डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग बात करने चल रहे हैं सेकंड मेथड के बारे में कि हैवी डाइजेशन को फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड क्या है, जिसमें हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक मैथमेटिकल फार्मूला बताने वाला हूँ, जिस फार्मूले को अप्लाई करके आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी आयन का क्या कर सकते हैं, हैवी डाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सेशन की करते हैं शुरू, देखते हैं क्या है हमारा फार्मूला। तो ये हमारा क्या है, मेथड नंबर सेकंड है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है किसको फाइंड आउट करने का, तो हैवी डाइजेशन को फाइंड आउट करने का। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है हैवी डाइजेशन तो उसको देख कर आइए। मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है, मेथड नंबर सेकंड में होता फार्मूला हमारा कुछ ऐसा है, H इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। आइए एक एक टर्म को, यही मेरा एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके तौर पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का कह सकते हो हैवी डाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले H यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है तो देख लेते हैं। H रिप्रेजेंट करेगा हैवी डाइजेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैवी डाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बोले तो ये संकरण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो यही रिप्रेजेंट करेगा संकरित ऑर्बिटल को, हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लेते हैं हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल H की वैल्यू 2 आती है, इसका मतलब इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आपको पता है कल के सेशन में मैंने बताया था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो भी कितने होंगे, 2। अब इसमें क्या होगा, S का एक ऑर्बिटल P के 1 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा होगा और हैवी डाइजेशन क्या बन रहा होगा, Sp। यही H की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएंगे तो इसका मतलब S का एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा P के 2 ऑर्बिटल से और हैवी डाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर H की वैल्यू 4 आती है, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे, इसका मतलब S का एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा P के 3 ऑर्बिटल से और हैवी डाइजेशन हमारा sp3 होगा। अगर यहीं पे H की वैल्यू 5 आ जाए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 5 होंगे। और मुझे पता है S का एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा P के 3 ऑर्बिटल से, अब यहाँ पे एक D वाला इन्वॉल्व हो जाएगा और हैवी डाइजेशन हमारा sp3d हो जाएगा। साथ ही अगर H की वैल्यू 6 आ जाती है तो इस केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 होंगे, इसका मतलब S का एक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा P के 3 ऑर्बिटल से और D का 2 ऑर्बिटल यहाँ अवेलेबल होगा और हैवी डाइजेशन बनेगा sp3d। सिमिलरली H की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, D ऑर्बिटल हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो H टर्म यूज किया गया है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल को, इट मींस हैवी डाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हम ऑर्बिटल को काउंट करके हम उसका हैवी डाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि 1/2 B प्लस M प्लस C प्लस A। अब देखो यहाँ पे है, जब कोई भी मॉलिक्यूल आप लगाओगे, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा, बोले तो आपके पास क्या होगा, अणु होगा। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 2 एटम्स होंगे। एक तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम, क्या होगा, एक तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, मतलब केंद्रीय परमाणु होगा, जिस परमाणु से सब जुड़े होंगे, केंद्रीय परमाणु होगा। साथ ही साथ इसके कुछ अन्य क्या होंगे, साइड परमाणु होंगे, ठीक है ना, साइड एटम भी होंगे, साइड एटम भी होंगे जो केंद्रीय परमाणु से क्या होंगे, जुड़े होंगे। किसके तौर पे जुड़े होंगे, तो बॉन्ड के द्वारा, बाई बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। मतलब केंद्रीय परमाणु से कौन जुड़ा होगा, साइड परमाणु जुड़ा होगा। जैसे CO2 की बात करें तो जब CO2 का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो C बीच में होता है और ऑक्सीजन इसके दोनों साइडों में बगल बगल टर्मिनल पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारा क्या कहलाएगा, केंद्रीय परमाणु कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। और जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमारा साइड एटम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साइड एटम कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं PCl3 ले लेता हूं तो PCl3 के केस में क्या होगा, फास्फोरस को मैं देख लेता हूं। यहाँ पे जब मैं फास्फोरस पे बात करूंगा तो फास्फोरस के साथ क्लोरीन के 3 एटम बॉन्डेड होंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो हमें पता चला ये फास्फोरस हमारे लिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम, और जो क्लोरीन है वो हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ये मेरा हो गया साइड एटम, ये मेरा क्या हो गया, साइड एटम हो।
अब आगे की बात और थोड़ा सा लेकर के चलता हूं। जैसे मान लो हमारे पास SO2, तो आपको पता है सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा और 2 लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल। तो जो सल्फर है इसमें अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय परमाणु मेरा क्या हुआ, सेंट्रल एटम हो गया, यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, और ऑक्सीजन मेरा क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीजन हमारा क्या है यहाँ पे साइड एटम। इसका मतलब हमें सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल लेना है तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कंसीडर करके चलना और साइड एटम को ध्यान में रखना है। अब बात आती है सेंट्रल एटम बनेगा कौन, सेंट्रल एटम बनेगा कौन, तो किसी भी मॉलिक्यूल का एक ऐसा एटम सेंट्रल एटम बन सकता है। सेंट्रल एटम वही बनेगा जिसका साइज क्या हो, जिसका साइज क्या हो, बड़ा हो। अब जिसका साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, छोटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल का वो एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का वो एटम सेंट्रल एटम की तरीके से बिहेव कर सकता है जिसका साइज क्या हो, बड़ा हो, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब बात आती है लेकिन कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है और ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये टर्मिनल पोजीशन पे ही आ सकता है, ये ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पे ही आ सकता है। टर्मिनल पोजीशन बोले तो ये किनारे पर ही आएगा, कहां पे होगा, किनारे पर। तो याद रखिएगा कोई भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम वही बनेगा जिसका साइज बड़ा होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जैसे CO2 में साइज किसका बड़ा, कार्बन का, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां जाएगा, टर्मिनल पे जाएगा, मतलब साइड में जाएगा। PCl ले लो, PCl में फास्फोरस क्या है, साइज में बड़ा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ऐसा भी कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वही ऑलवेज सेंट्रल एटम बनेगा। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, इसलिए फास्फोरस क्या है, इसलिए जो फास्फोरस है वो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है। यहाँ पे सल्फर का सेंट्रल एटम का काम करेगा क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। मेरी बातें समझ पाए, हाँ सर समझ गए। मैंने आपको अभी क्या बताया, H को बारे में बताया। H क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेगा, और यहाँ पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को काउंट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने बताया कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास होगा तो इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप के आयन होंगे, एक सेंट्रल आयन होगा और एक क्या होगा, साइड एटम होगा। सेंट्रल एटम क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम सदैव क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। और उसके अलावा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ऑलवेज साइड में जुड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलोगे, साइड एटम बोलोगे। मैंने कहा सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए, कंडीशन है, जनरली ऐसी कंडीशन हम फॉलो करके इजीली कांसेप्ट को यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारे पास एक्सेप्शनल है। लेकिन यहाँ पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने में इन सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, मुझे सिंपल थोड़ा सा आइडिया चाहिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और किसकी कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे जाएगा, मतलब साइड वाला बनेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो ऑलवेज सेंटर पे होगा। मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये ऑलवेज कहां पे होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। मैं बताऊंगा आपको ये सारे कंसेप्ट लुईस थ्योरी जब डिस्कस करूंगा, तो लुईस थ्योरी में ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां इनका सबका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बेसिक थोड़ी सी नीड होनी चाहिए सारी चीजों को समझने के लिए, बस इतना सा काम है, हमारा काम इतने से चल जाएगा। तो इस फार्मूले को आप नोट करिए और इसके तौर पे ये दोनों फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे हम प्रोसीड करते हैं। सर हो गया, आगे बढ़िए जी, बिल्कुल हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाता है कि भैया हम देखते हैं V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है। ठीक है, आइए इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। यही एक ऐसा फार्मूला आप कहीं पे भी अप्लाई कर दोगे, कहीं क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा, मतलब सारे क्वेश्चन आपके इजीली यू कैलकुलेट कह सकते हो, सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं B की बात करूं तो B क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का है। सेंट्रल एटम का क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब केंद्रीय परमाणु का, जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु का कौन सा एटम है, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट सेल का क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन सदैव बराबर होता है उस एटम के ग्रुप नंबर की,
किसके इक्वल होगा, एटम के ग्रुप नंबर के इक्वल होगा कि जो एटम है हमारा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास दिया गया फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन नहीं लिखा हूं, ब्रोमीन हो तो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ ठीक है। तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्योंकि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो 17th एक है, मतलब 17वें ग्रुप का है, इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलुनियम, पोलोनियम, ये सभी 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। मैं जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन सारे कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो इनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे बात करूं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन की बात कर लो तो ये सभी 0 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात करूं तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, मतलब जिस भी ग्रुप से हमारा एटम बिलोंग कर रहा है उसके वो वही संख्या क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे सल्फर 16 ग्रुप का है, इट मींस उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने वहीं पे आपको बताया इनर्ट गैसों के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक याद रखिएगा आप, हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको बता ही दिया गया। अगर मैं थोड़ी सी बात को और आगे लेकर के चलता हूं, हीलियम ले लेता हूं, तो हीलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखिएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा। नोट करिए। तो यहां से आपको वी के बारे में जानकारी मिल गई। वी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का क्या है, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इट मींस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। एम क्या है, आइए जरा समझते हैं एम के बारे में कि एम मेरा क्या है। एम जो है ये एम हमारा क्या है, एम, अगर एम की बात करें तो जो आपका एम है ये बेसिकली क्या है, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या है, मोनोवैलेंट एटम मतलब एक संयोजी परमाणु की संख्या, एक संयोजी परमाणु की संख्या है, एक संयोजी परमाणु की संख्या। एक संयोजी का मतलब ऐसे परमाणु जो केवल और केवल सेंट्रल एटम से सिंगल बंध से जुड़े, अर्थात कह सकते हो ऐसे परमाणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ केंद्रीय परमाणु के साथ एकल बंध द्वारा, बोले तो सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किस बंध से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के जुड़े होते हैं। ऐसे एलिमेंट हमारे लिए क्या कहलाएंगे, मोनोवैलेंट कहलाएंगे। अब याद करो कौन कौन सा हो सकता है इसमें भैया, हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रूबिडियम हो सकता है। तो ये सभी क्या है, सिंगल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट एटम के बोलते हैं। तो बी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय परमाणु का कह सकते हो, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, मोनोवैलेंट एटम, क्या है, मोनोवैलेंट एटम। अगर मैं सी की बात करूं कि ये सी मेरा क्या है, अगर मैं इस सी की बात करता हूं कि ये सी मेरा क्या है, तो सी बेसिकली क्या है, धनायन की संख्या। नोट कर लीजिएगा, सी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ केटायंस, नंबर ऑफ केटायन, ऐसे मतलब धनात्मक आवेश की संख्या, धनात्मक आवेश की संख्या, कि कितना धनात्मक आवेश सेंट्रल एटम पे उसकी संख्या है। ए क्या है, तो ए रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एनायंस, मतलब ऋणावेश की संख्या। ये क्या है, ऋणावेश की संख्या।
मतलब हमें क्या करना है मेरे भाई, हमको कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसका केंद्रीय एटम पहचान लेना है, सेंट्रल एटम, फिर उसके मोनोवैलेंट एटम को देख लेना है, फिर अगर कोई धनायन है तो उसको माइनस कर देना है, मतलब केटायन है माइनस कर देना, एनायन को क्या कर देना, ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, फिर H की वैल्यू देख लेना, अगर H की वैल्यू 2 आती है तो sp2, 3 आती है तो sp2, सॉरी 2 आती है तो sp, 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3, 5 आती है sp3d, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक बार इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स के बेस पे मैं इन सारी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलो क्लियर जी सर, क्लियर, आगे बढ़िए। हाँ सर बढ़ रहा हूं, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं, टेंशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियरली आप समझते चलिए, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी, अति आवश्यक। एक टेबल बना लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए सेंट्रल एटम क्या होगा। एक तरफ लिखिएगा सेंट्रल एटम, एक तरफ लिखिएगा मॉलिक्यूल, और दूसरा तरफ लिखिएगा सेंट्रल एटम उसका, और फिर इसके लिखिएगा ग्रुप नंबर या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर को ही क्या बोलते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल CO2, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन की, तो कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम, कार्बन किस ग्रुप का है, 14, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अगर मैं यहीं पे लेकर के चलूं SO2, किस ग्रुप में, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो सल्फर केंद्रीय परमाणु, ऑक्सीजन साइड एटम हो गया। मैं साइड एटम को भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो साइड एटम लिख लीजिए, तो साइड एटम यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ का भी साइड एटम क्या बनेगा, ऑक्सीजन। सल्फर किस ग्रुप का है, सिस्टीन, इसके मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर यहीं पे लेकर के चलता मैं H2S3PO4, बताना किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मैंने कहा था हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बचा कौन, फास्फोरस, फास्फोरस किस ग्रुप का है, 15, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। अगर मैं साइड एटम की बात करूं तो साइड एटम हाइड्रोजन भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर मैं यहीं पे बात करके चलूं H2SO4, किसकी बात करूं, H2SO4 की, तो सल्फर हमारा क्या बनेगा, सेंट्रल एटम। अगर इसकी बैलेंसी की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर साइड एटम की बात करें तो हाइड्रोजन और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। क्लियर, हाँ सर क्लियर, आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं POCl, तो POCl में सेंट्रल ऑक्सीजन तो होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और क्लोरीन भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं फास्फोरस होगा। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ऑक्सीजन, और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, साइड एटम, क्या है मेरे भाई, साइड एटम। अगर यहीं पे मैं बात करूं XeO4, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, अगर कहीं इनर्ट गैस दिख जाए तो वही सेंट्रल एटम होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो जीनो, ठीक है ना। ऑक्सीजन और क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इसकी बैलेंसी की बात करें तो भी आपको बताया था ये 10th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो वे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हमें यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि कैसे सेंट्रल एटम साइड एटम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ग्रुप नंबर से उनकी वैलेंसी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियरली समझ गए यहाँ तक, जी सर यहाँ तक समझ आ गया। अब आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए और उनके बेस पे इस फार्मूले को अप्लाई करके आप मुझको समझाइए कि किस तरीके से इस फार्मूले को अप्लाई करना और हमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना। चलिए नोट करिए, नोट, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ मॉलिक्यूल लेकर के इसका एक्सप्लोरेशन करते हैं। सबसे पहले फार्मूले को एक तरफ मैं लिख लेता हूं। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला था H = 1/2 B + M - C + A। B क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। M क्या था, मोनोवैलेंट एटम। C क्या था, नंबर ऑफ कैटायन। और अगर A की बात करूं तो ये क्या है, नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ एनायन। यहां तक हो गया, जी सर यहां तक। आगे बढ़ जाऊं, जी सर आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो पहला मॉलिक्यूल मैं आपके लिए लाता हूं SF6। क्या है, SF6। चलो सबसे पहले बताओ, इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है सल्फर का, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया जाएगा। तो अगर SF6 मॉलिक्यूल है तो हमें पहचानना पड़ेगा सेंट्रल एटम क्या है और साइड एटम क्या है।
तो सेंट्रल एटम में हमारा क्या आएगा सल्फर और क्लोरीन क्या आएगा साइड एटम। अब सल्फर के लिए हम अगर फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो सल्फर के लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बी की वैल्यू वो कितनी होती है 6। इसका मतलब H इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। जरा देखो ये जो सल्फर है वो फ्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो आपको पता है जो सल्फर है वो फ्लोरीन से हमेशा सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होगा अटैच्ड होगा, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, ये ऑलवेज क्या बना सकता है सिंगल बॉन्ड। तो मोनोवैलेंट कितने हुए, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, मोनोवैलेंट एटम कितने हुए 6 हो गए, मोनोवैलेंट कितने हो गए 6। क्या कोई धनायन चार्ज है, कोई प्लस आवेश है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब केटायन 0, क्या कोई एनायन दिखा नहीं 0 हो गया, तो इसका मतलब 6 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं 6 माइनस 0 प्लस में क्या 0, तो H की वैल्यू कितनी आई 1/2 इंटू 12 बोले तो ये कितना आएगा 6। अगर H की वैल्यू 6 आई इसके कहने का मतलब कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर लूं मेरे भाई तो यहाँ पे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 6। कितने हो गए 6। कौन कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है 6, आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा, सबसे पहले कौन आएगा S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए अभी 4। अब इसके बाद कौन आएगा D का 2 ऑर्बिटल आ जाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बना sp3d, क्या हो गया sp3d, क्योंकि 2 ऑर्बिटल यहां से, तो 3 4 2 6, तो ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d 2 हो गया। क्लियरली बात समझ पाए यहां तक, ठीक है वेरी गुड। अब इसके आगे का भी कार्यक्रम हम आगे प्रोसीड करते हैं, दूसरे एग्जांपल के बेस पे इसको समझाते हैं, ठीक है, दूसरे एग्जांपल के बेस पे हम इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेकर के आपको समझाता हूं। सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है, सेकेंड एग्जांपल मेरा क्या कहता है आइए समझते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर H की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2 ऑर्बिटल S का 1 P का 1 के साथ ओवरलैप हो रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन S। H की वैल्यू 3 है, इसका मतलब S का 1 ऑर्बिटल P का 2 ऑर्बिटल sp2। H की वैल्यू 4 है, इसका मतलब S का 1 ऑर्बिटल P का 3 ऑर्बिटल sp3। H की वैल्यू 5 है, इसका मतलब S का 1 ऑर्बिटल P के 3 ऑर्बिटल D का 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा sp3d। अगर H की वैल्यू 6 है तो S का 1 ऑर्बिटल P का 3 D का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा sp3d। H की वैल्यू 7 है, इसका मतलब S का 1 ऑर्बिटल P का 3 ऑर्बिटल D का 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। नोट कर लिया जी सर, हाँ नोट कर लिया। दूसरा मॉलिक्यूल लेकर के सर समझाइए, चलते हैं भाई दूसरे मॉलिक्यूल को लेकर के, रंग बदल देता हूं, रंग बदल देता हूं। XeOF4 सेंट्रल एटम क्या है जीनॉन, जीनॉन का हमें ऑक्सीडेशन क्या फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड। तो जीनॉन हमारा यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, सेंट्रल एटम बना जीनॉन। अगर हम साइड एटम की बात करें तो ऑक्सीजन और क्या है फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन और क्या है फ्लोरीन। अब बात आती है कि हमें सबसे पहले बी पता करना पड़ेगा। जीनॉन के लिए बी की वैल्यू कितनी बताई थी 8, क्योंकि इनर्ट गैस है और आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर मोनोवैलेंट की बात करूं तो क्या ऑक्सीजन कभी मोनोवैलेंट हो सकता नहीं, ऑक्सीजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो जीनॉन के साथ ऑक्सीजन कौन से बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से बंधित है, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है इसका मतलब क्या है, सिंपली कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो मोनोवैलेंट नहीं है। ये ऑक्सीजन हमारा कैसा होगा, ये ऑक्सीजन हमारा कैसा होगा, तो ये ऑक्सीजन हमारा डाइवैलेंट होगा। मोनोवैलेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, फ्लोरीन की संख्या कितनी है 4, इसका मतलब m की वैल्यू 4। अगर केटायन की बात करें तो ना तो कोई केटायन है ना ही कोई इसमें एनायन। तो अगर मैं H फाइंड करूं तो H इक्वल टू कितना लिखोगे 1/2, V की वैल्यू कितनी 8 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0, सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 12 बोले तो 6। अगर H की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, H की वैल्यू 6 आई, इसका मतलब S का 1 ऑर्बिटल P का 3 ऑर्बिटल और D का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। दैट्स क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए। हाँ चलो दूसरा एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ, दूसरा एग्जांपल भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी समझाता हूँ और दूसरे एग्जांपल के बेस पे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है, XeF4 है। अब आपके लिए मैं दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन है
HeF4। बताओ सेंट्रल एटम क्या है, साइड एटम क्या है? तो सेंट्रल एटम सर हमारा जीनॉन हो जाएगा और साइड एटम सर फ्लोरीन हो जाएगा। अगर जीनॉन है तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, और फ्लोरीन की बात करें तो मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट की 4, कैटायन की वैल्यू 0 और एनायन की वैल्यू भी 0। तो H की वैल्यू 1/2, V की वैल्यू कितनी 8 प्लस मोनोवैलेंट 4, ना तो कोई कैटायन और ना ही कोई एनायन। तो H की वैल्यू 1/2 इंटू 12 बोले तो कितना आएगा 6, और 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर? नए क्वेश्चन कराइए सर, नए क्वेश्चन। हाँ नए क्वेश्चन भी कराता हूं, बस एक मिनट। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए कुछ नए एग्जांपल्स के तौर पे और इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या कैटायंस और एनायंस के भी हाइब्रिडाइजेशन क्लियरली यहां से क्लियर कर सकते हैं, कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर करिए तेजी से, फास्ट, ठीक है? फास्ट इसका आंसर करके बताइए मुझे। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या लिखा गया था? H = 1/2 V + M - C + A, ठीक है? हाँ यहाँ तक सर हमें समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, जो भी है क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास है PCl3, मान लेते हैं 4th क्वेश्चन। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको फाइंड करना, कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सेंट्रल एटम फाइंड करोगे, साइड एटम, सेंट्रल एटम फास्फोरस, साइड एटम हो गया क्लोरीन। और फास्फोरस की अगर बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इट मींस V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। और अगर C की बात करें तो मोनोवैलेंट कितना हो गया? मोनोवैलेंट 3 हो गया। तो M की वैल्यू 3, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। इसका मतलब H की वैल्यू 1/2, V की जगह पे कितना 5 + 3 -0 का +0 का बोले तो 1/2 इंटू 8 बोले तो 4। अगर H की वैल्यू 4 आती है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? S का 1, P का 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। क्लियर? जी सर क्लियर। आगे बढ़ूं मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मेरे पास दिया गया है NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, इसका कैलकुलेट करना। फिर भाई काम सेंट्रल एटम और साइड एटम। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, साइड एटम नहीं, साइड एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मैं बात करूं, तो नाइट्रोजन के लिए बैलेंस फाइंड करोगे तो 5 आएगी। क्या इसमें कोई मोनोवैलेंट है? नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो मोनोवैलेंट नहीं। क्या कोई कैटायन? हाँ सर एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या कोई एनायन? नहीं। तो अगर यहाँ से H की वैल्यू फाइंड करें, H = क्या लिखोगे? V की जगह पे 5 + 0 -1 + 0। अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू का 4 आएगा, और H की वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी 2। अगर H की वैल्यू 2, इसका मतलब S का एक ऑर्बिटल P के एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp। क्या बनेगा? sp बन जाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़िए सर। हाँ सर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास दिया गया है PO4 डबल नेगेटिव, PO4 क्या दिया गया? डबल ट्रिपल नेगेटिव ले लेते हैं, ट्रिपल नेगेटिव, ठीक है? अगर फास्फेट आयन की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल नेगेटिव। अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम देखें और इसका साइड एटम देखें, तो सेंट्रल एटम तो फास्फोरस, साइड एटम ऑक्सीजन। अगर सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम के लिए वैलेंसी फाइंड करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके 5। मोनोवैलेंट नहीं है, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन, हाँ सर 3 एनायन तो है इस बार। तो H की वैल्यू फाइंड करोगे 1/2, V की जगह पे 5, कोई कैटायन नहीं 0, कोई एनायन नहीं तो 0, कोई कैटायन नहीं तो 0, मोनोवैलेंट नहीं 0, इसलिए एनायन कितने हैं 3। 1/2 इंटू 8 बोले तो 4। H की वैल्यू अगर 4 आती है, इसका मतलब S का एक ऑर्बिटल P के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्या बन गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? sp3 हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दिया गया है, आप तो रट गए होगा फार्मूला, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हमको दिया गया I3 नेगेटिव। क्या दिया गया? I3 नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? ऑलरेडी आ चुका है ये। अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा I2 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हो। अब I यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक I तो हम सेंट्रल एटम मान लेंगे,
और दूसरे को हम क्या मान लेंगे, दूसरे को हम मान लेंगे साइड एटम। सेंट्रल एटम के लिए बैलेंस ही फाइंड करोगे तो इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। और आई के लिए अगर मैं साइड मोनोवैलेंट की बात करें तो यहाँ पे मोनोवैलेंट की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि आई तो मोनोवैलेंट है, क्लियर, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं कैटायन की बात करूं 0, एनायन की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो H की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, H इक्वल टू 1/2 7 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 1, बोले थे कितना आएगा, H की वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 8, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। H की वैल्यू 5, इसका मतलब क्या है, S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल 4 हुआ और D का 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d, क्या हो गया sp3d। नोट कर लीजिए पॉइंट। अगर इसी तरीके से अब एग्जांपल क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको कि अगर कहीं पे यही लिखा होता Cl3 नेगेटिव, तो आप इसका आंसर क्या करते, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। अब सिमिलरली अगर मेरे पास मान लो मॉलिक्यूल दिया गया NH3, क्या दिया गया NH3, तो NH3 के बेस पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं NH3, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, जिसको हम लोग कैलकुलेट करना अभी सीख ले रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नंबर क्या है। 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो NH3 का देकर के हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, दूसरा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछेगा। हमें तो पता है NH3 मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम बता देंगे एक है, लेकिन अगर मान लो दूसरा मॉलिक्यूल दिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, वो भी मैं सिखा देता हूं अभी को इसी वीडियो में, ठीक है। मैं देखो NH3 पे आता हूं, NH3 पे आता हूं। NH3 के केस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, साइड एटम हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने होंगे 5, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन 3, कैटायन है नहीं है, कोई एनायन है नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो 1/2 5 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0, सॉल्व करने पर 1/2 पूरे 8 बोले तो ये कितना आ जाएगा 4। अगर H की वैल्यू 4, इसका मतलब S का एक ऑर्बिटल P के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया sp3 बन गया। लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा कि लोन पेयर कैसे फाइंड करोगे, क्या करोगे लोन पेयर। तो एक फार्मूला आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप उसको याद करिएगा, कहीं पे भी अप्लाई कर दीजिएगा, आपको लोन पेयर मिल जाएगा सेंट्रल एटम पे कितना है इक्वल है, ठीक है ना। तो लिखिएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस साइड एटम। अब यहाँ पे जो साइड एटम है ये नहीं देखना कि मोनोवैलेंट है डाइवैलेंट, जितने भी साइड एटम है उन सबको आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। मैं बड़ा सा लिख देता हूं, नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, तो लिखिएगा नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस क्या है H की वैल्यू, ठीक है, H की वैल्यू माइनस कर देना नंबर ऑफ साइड एटम, जितने भी साइड एटम है उनको क्या कर दो माइनस कर दो, आपको लोन पेयर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के बेस पे अगर अमोनिया का ले लेते तो अमोनिया के लिए लोन पेयर निकालो, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन अमोनिया, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर अमोनिया मॉलिक्यूल पे देखें कितना है तो हम क्या करेंगे, H का नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोले तो H की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर दीजिए। उसके बाद साइड एटम देखो, साइड में क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम थे, तो एक इस पे क्या रहा है लोन पेयर, देखो कैसे बन रहा था स्ट्रक्चर ऐसे, और एक लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल। क्लियर है मेरी बात, हाँ, इस तरीके से आप इसके लोन पेयर को भी कैलकुलेट कर सकते हो, लोन पेयर को भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया, दूसरा मॉलिक्यूल मान लो हमारे पास दिया गया है SO2, हमसे पूछा गया सल्फर का आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें पता है सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, और साइड एटम की बात करूं तो ऑक्सीजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6, अगर मैं मोनोवैलेंट की बात करूं 0, कैटायन की बात करूं तो 0, एनायन भी कितना 0।
अगर यहाँ पे h फाइंड करूं तो 1/2 6 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, इट मीन्स 1/2 इंटू 6 बोले तो कितना आएगा 3। अगर h की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। क्या हो गया? sp2। अब हमसे कोई पूछे इसका लोन पेयर बताइए सर आप, तो मैं लोन पेयर निकालने के लिए कुछ गुणा गणित थोड़ी करूंगा। लोन पेयर इक्वल टू, अभी मैंने फार्मूला लिखा है आपको, लोन पेयर इक्वल टू क्या लिखते हो, h माइनस साइड एटम। तो h की वैल्यू कितनी आई, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आई, साइड एटम कितने हैं, साइड एटम में 2, साइड एटम कितने हैं 2, इस पे एक लोन पेयर आ जाएगा। कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना सकते हो इसका, अरे बस एक लोन पेयर को दिखाना है, किसी भी डायरेक्शन में दिखाओ, अभी मैं शेप आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्लियर नहीं? हाँ, तो यहाँ से लोन पेयर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए H2O का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, काफी बार ये भी पूछा गया है। तो H2O मॉलिक्यूल ले लो। कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, H2O मॉलिक्यूल लेते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस लोन पेयर, सॉरी नंबर ऑफ साइड एटम, माइनस कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास दिया गया H2O, तो सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, और साइड एटम क्या हो गया, हाइड्रोजन। साइड एटम क्या हो गया, हाइड्रोजन। अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, और मोनो वैलेंट की बात करूं 2 हो जाएगा। कोई कैटायन नहीं सर, कोई एनायन नहीं सर। H की वैल्यू 1/2, B प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0, इसका मतलब 1/2 गुणे 6 बोले तो ये कितना आएगा, सॉरी यार 8 होगा, और इसको सॉल्व करने पर 4 आया। H की वैल्यू अगर 4 आई, इसके कहने का मीन्स क्या है कि S का एक ऑर्बिटल P के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सर मुझे ये बताइए कि लोन पेयर कितना है। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, लोन पेयर यहाँ पे कितना, लोन पेयर इक्वल टू क्या करते हो भैया, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4, माइनस क्या कर देते हो साइड एटम, साइड एटम क्या है हाइड्रोजन 2, माइनस करना, कितने लोन पेयर आए, 2 लोन पेयर। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, बन जाएगा सर, अब तो बन जाएगा। ये देखो सर, ये देखो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, देखो कितना इजी हो गया। अगर आप कंसेप्ट को सीखते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ करके हम लोगों को चलना है। आज के सेशन में चर्चाएं हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। नेक्स्ट सेशन पे इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नहीं सॉरी अभी एक मेथड बाकी है, कल के सेशन में उसको भी सिखा करके फिर एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे चलेंगे और डिस्कस करेंगे बिंदास तरीके से और बहुत सारे कंसेप्ट जो कि रिलेट करेंगे जीओसी से, जिसके क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई। अगर आप मेरे बैच में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं बाय द मैसेज, और फिर कर सकते हैं कॉल के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिंटेड नोट्स, डीपीपी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ से अवेलेबल होंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।